हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ई लर्निंग विद दुर्गेश। स्वागत है आप सभी का सीडीपी की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अधिगम स्थानांतरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार के बारे में, साथ ही साथ अधिगम स्थानांतरण के शैक्षिक उद्देश्य क्या है, इन दोनों बातों पे हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। हम लोगों ने जाना था कि अधिगम स्थानांतरण के का क्या अर्थ होता है और कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं। इस पर हम लोगों ने विशेष डिटेल में जो है चर्चा की थी। एक बार पुनः हल्का से रिवीजन करते हुए क्लास को आगे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड, हमने पढ़ा था कि अधिगम स्थानांतरण के बारे में सबसे पहले जाना था कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। तो मैंने बताया था कि एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में जो हम प्रयोग करते हैं, किसी नवीन अधिगम को प्राप्त करने में यदि हम उसकी सहायता लेते हैं तो यही आपका अधिगम स्थानांतरण होता है या लर्निंग ट्रांसफर हम इसको कहते हैं। और इसके तीन महत्वपूर्ण प्रकार थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। पहला था धनात्मक या सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, दूसरा था ऋणात्मक या नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और तीसरा था शून्य अधिगम स्थानांतरण। उसके बाद अधिगम स्थानांतरण के शैक्षिक उद्देश्य क्या हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम इसमें बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को शिक्षा की दृष्टि में इसमें क्या क्या लाभ हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज क्लास को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड। अधिगम स्थानांतरण को हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, वह टॉपिक को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं जो हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड रॉबर्ट गैने के अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत या अधिगम सोपानकी का सिद्धांत जिसको जाना जाता है। फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले यहाँ से नाम इनका याद कर लीजिएगा कि रॉबर्ट गैने, जी हाँ, रॉबर्ट गैने जिनको अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत या अधिगम सोपानकी के सिद्धांत के लिए या अधिगम प्रकार के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। सर्वप्रथम इनके सिद्धांत का नाम ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाम है मनोवैज्ञानिक का रॉबर्ट गैने, सिद्धांत का नाम है अधिगम सोपानकी, अधिगम प्रकार या अष्टपदी सोपानकी के सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, बात करते हैं इनके सिद्धांत के बारे में कुछ बातों की। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सीखने के अनेक प्रकार का उन्होंने वर्णन किया है। रॉबर्ट गैने, जी हाँ, रॉबर्ट गैने ने सन 1965 में एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। जी हाँ फ्रेंड, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, या इंग्लिश में हिंदी में कहें तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें इन्होंने सीखने के कुल 8 प्रकारों पर चर्चा किया। फ्रेंड, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि रॉबर्ट गैने जो हैं उन्होंने अपने थियोरी में, अपने सिद्धांत में सीखने के कुल 8 प्रकार पर चर्चा किया है। इन्होंने बताया है एक बालक यदि किसी प्रकार के अधिगम को प्राप्त करता है तो यह 8 जो इन्होंने 8 प्रकार बताया, उस 8 प्रकार का इस्तेमाल करके वह अधिगम को प्राप्त करता है और तत्पश्चात अधिगम अस्थायी होता है और उसका प्रभावशाली परिणाम देखने को मिलता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्हीं द्वारा बताए गए अधिगम के 8 प्रकारों पर। चलिए फ्रेंड, आगे चलते क्लास को। देखिए, यहाँ से 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट। इनकी पुस्तक का नाम काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया, इसलिए इनकी पुस्तक का नाम आप लोग निश्चित तौर पे याद कर लेंगे, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। जी हाँ फ्रेंड, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक को लिखा है रॉबर्ट गैने ने। साथ ही साथ इन्होंने सीखने के 8 प्रकार भी बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए फिगर में दिख रहे हैं आपके रॉबर्ट गैने। जी हाँ फ्रेंड, ध्यान से देखिए, यह आपके रॉबर्ट गैने। फिगर थोड़ा क्लियर नहीं है बट आप लोग समझ सकते हैं ये रॉबर्ट गैने हैं। और सबसे पहले इनके सिद्धांत, इनके जो विभिन्न प्रकार के उन्होंने सिद्धांत दिए, जो 8 उन्होंने सीखने के सिद्धांत बताए हैं, सॉरी सीखने के प्रकार बताए हैं, एक एक करके पहले उनके नाम जान लेते हैं। उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे वर्क करता है, क्या किस प्रकार के अधिगम का क्या कार्य होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है जो फ्रेंड संकेत अधिगम। जी हाँ फ्रेंड, सिंबल लर्निंग की बात करते हैं। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अधिगम। उसके बाद सीरीज अधिगम लर्निंग की बात करते हैं। उसके बाद वर्बल लर्निंग की बात करते हैं। उसके बाद डिफरेंट कह रहा है कि मेनी डिफरेंट टाइप्स अधिगम की बात करते हैं। उसके बाद प्रत्यय अधिगम की बात करते हैं, अधिगम समस्या की बात करते हैं, समाधान अधिगम की बात करते हैं। फ्रेंड, यह 8 महत्वपूर्ण प्रकार के द्वारा ये क्या करते हैं, एक बालक की सीखने, समझने और ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता का उल्लेख करते हैं। तो एक एक करके इनके सभी प्रकारों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब डिटेल में चर्चा करेंगे तभी समझ में आएगा इन्होंने किस प्रकार से लर्निंग को परिभाषित किया है, किस प्रकार से लर्निंग को अपने सिद्धांत में समझाया है। तो चलिए फ्रेंड, देर नहीं करते हैं, एक एक करके समझना प्रारंभ करते हैं। तो पहला है फ्रेंड सांकेतिक अधिगम, सिंबल लर्निंग। इसमें कहना बड़ा आसान है फ्रेंड, ये बहुत सिंपल सा है। संकेत लर्निंग आप भी समझ रहे हैं कि संकेतों के माध्यम से सिखाना। यह भी वही करते हैं कि यह अधिगम का सबसे न्यूनतम स्तर होता है। इनके अधिगम का यह सबसे न्यूनतम स्तर है। इसके अंतर्गत इन्होंने संकेतों के माध्यम से बच्चों को सिखाना प्रारंभ किया। जैसे क्या है, फॉर एग्जांपल भी बताते हैं कि जैसे क्या है, अध्यापक बच्चों को सड़क की लाल बत्ती, हरी बत्ती या पीली बत्ती के बारे में समझाता है। ठीक इसी प्रकार का कहने का मतलब क्या होता है, जैसे क्या है कि शिक्षक होता है कक्षा में विभिन्न प्रकार के संकेतों का माध्यम लेकर बच्चों को चीज़ों को सिखाने का प्रयास करता है, जिनका वह
विषय को समझने में उपयोग कर सकें। इसी प्रकार कहते हैं संकेत अधिगम की बात पहला ये करते हैं। और यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पावलोव के क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित ये थियरी है। संकेत जो अधिगम है फ्रेंड, वह पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन की थियरी, मतलब प्राचीन अनुबंधन की थियरी, या जिसे कहते हैं हम यश टाइप थियरी पर आधारित है। यहाँ फ्रेंड संकेत द्वारा सिखाना, मतलब किसी भी चीज़ को संकेत करके अधिगम कराते हैं तो आप वह सांकेतिक अधिगम कहा जाएगा। साथ ही साथ रॉबर्ट गायने के अधिगम का पहला प्रकार भी कहा जाएगा। दूसरा है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। या फ्रेंड उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा सीखना, किसी उद्दीपक की प्रतिक्रिया होना उद्दीपक अनुक्रिया कहा जाता है। जी फ्रेंड, जब बालक किसी उद्दीपक को देखकर कोई क्रिया करता है तो उस दौरान उस पूरी परिस्थिति को हम उद्दीपन अनुक्रिया की संज्ञा देते हैं। यह सीखने में सहायक होता है, यह सीखने में बहुत सहायक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका जो प्रयोग हम काफ़ी टाइम में बहुत सारे मतलब छोटे स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको अधिगम कराने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे दिया है कि एग्जाम्पल समझ लीजिएगा आसानी से। जैसे बच्चे यदि कक्षा में गृह कार्य करके नहीं आते हैं, अधिगम नहीं करके आते हैं, तो उनको सिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए पुनर्बलन के तौर पे हम उनको एक चॉकलेट देते हैं। कहते हैं कि जो कक्षा में होमवर्क करके आएगा उसको चॉकलेट दिया जाएगा। तो इस चॉकलेट रूपी उद्दीपक को देखकर सभी बालक जो है ज़्यादा जो बालक है कक्षा में वह गृह कार्य करने का प्रयास करते हैं और अंततः पूरा करके लाते हैं, क्योंकि उद्दीपक रूप में उन्हें चॉकलेट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमारा जो अधिगम का उद्देश्य है वह पूरा हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को हम अधिगम कराने में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे क्या होता है, हमने कोई टेस्ट रख दिया, हमने पहला लेसन पढ़ाया बच्चों को और टेस्ट रख दिया और कह दिया कि इस टेस्ट में जो टॉप करेगा उसको ये 20 रुपये वाली पेन दी जाएगी, 20 रुपये वाली पेंसिल दी जाएगी, या बुक दी जाएगी, या कुछ भी दिया जाएगा। एक पुरस्कार के तौर पे मैंने कुछ चीज़ें रख दी जो है। तब बच्चा क्या करेगा कि वह पुरजोर प्रयास करेगा कि मैं उस टेस्ट में टॉप कर जाऊं और मुझे शिक्षक द्वारा रखा गया पुरस्कार मिले, या मैं पुरस्कृत करे जाऊं, मुझे शाबाशी मिले। यह एक पुनर्बलन फ्रेंड उसको सीखने में और भी तत्पर करता है और भी सक्षम बनाता है, वो सीखने के प्रति और भी आकर्षित हो। अगला सरल सीखना। जी हाँ, सरल श्रृंखला में सीखना। यहाँ पर रॉबर्ट गायने का मतलब है, रॉबर्ट गायने का सीधे सीधा कहना है कि आप सरलता से कठिन की तरफ अधिगम प्रक्रिया में बढ़िए। जी हाँ फ्रेंड, यह सरल श्रृंखला तात्पर्य एक क्रम में होने वाले अनुक्रिया से बताया। कहने का मतलब फ्रेंड क्या होता है कि बच्चों को आप एक क्रम से सिखाइए। पहले सरल चीज़ों को सिखाइए, धीरे धीरे चीज़ों को कठिन सिखाइए। मतलब कहने का है कि अगर सरलता से आप बच्चों को सिखाएंगे, सरल चीज़ें सिखाएंगे, तो धीरे धीरे क्या है, सरलता की जब चीज़ों को सीखता रहेगा तो धीरे धीरे उसका दिमाग जब मैच्योर होता चला जाएगा, मानसिक रूप से परिपक्व होता चला जाएगा, तो धीरे धीरे कठिन चीज़ों को भी सीखने का वह प्रयास करेगा। इसलिए जो भी अधिगम कराया जाए वह एक निश्चित क्रम में कराया जाए। ऐसा नहीं कि पहले कठिन चीज़ें बताई जाए फिर सरल चीज़ें, कभी पहले मतलब जो चीज़ें उसका मस्तिष्क स्तर से परिप्रेक्ष्य से बाहर है वह बता दी जाए, उसके बाद फिर सरल चीज़ें बताई जाए। इस प्रकार से यदि आप अधिगम कराएंगे तो अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती। अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए इसको चीज़ों को एक क्रम में सजा कर जो उसके सामने रखना पड़ेगा, जैसे धीरे धीरे वह सीख पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कि बालक ने पहले जैसे साइकिल सीखता है, फिर मोटरसाइकिल सीखता है, फिर कार चलाना सीखता है। ऐसा नहीं है कि पहले वह कार चलाना सीखेगा, फिर मोटरसाइकिल, फिर बाइसिकल, उसका एक प्रोसेस बना है। उसी प्रकार बच्चे पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे विषय वस्तु को समझते हैं, सरल सरल विषय वस्तु को समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जटिल विषय वस्तु की तरफ वह बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है कि सबसे पहले हम बच्चों को गिनती क ख पढ़ना सिखाते हैं, डायरेक्ट हिंदी पढ़ना नहीं सिखाते हैं। छोटे बच्चों को यदि हम पढ़ना सिखाना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उन्हें वर्णों का ज्ञान कराते हैं, उन्हें मात्राओं का ज्ञान करते हैं, डायरेक्ट उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं सिखाते हैं। यदि इस क्रम में किया जाए तो अधिगम अत्यंत प्रभावशाली होता है। बात करते हैं अगला जो एग्जाम्पल है, तबला बजाना, पियानो बजाना, गिटार बजाना आदि सीखना। कहने का मतलब फ्रेंड तबला बजाना, गिटार बजाना, पियानो बजाना, इनके भी सीखने का एक क्रम होता है। डायरेक्ट आप बजाते नहीं लगते हैं। जैसे क्या है, संगीत सिखाना होता है तो संगीत सिखाने के लिए जो संगीत का शिक्षक होता है सबसे पहले आपको 7 सुरों से परिचित कराता है। 7 सुरों से परिचित कराने के पश्चात वो आगे की प्रक्रिया में उन सुरों के प्रयोग के बारे में बताता है, उन सुरों के किस प्रकार से आप उनका उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से संगीत में उनकी उपयोगिता है, ये सारी बातें देखे करके वह बताता है। तो ये होता है आपका फ्रेंड सरल श्रृंखला का सीखना। अगला है आपका शाब्दिक सहचर्य सिखाना। जी फ्रेंड, शाब्दिक सहचर्य सिखाना, इसको थोड़ा सा चलिए। जी हाँ, शाब्दिक सहचर्य मतलब क्या है, इस प्रकार के अधिगम शब्दों की अभिव्यक्ति की जाती है। कहने का मतलब फ्रेंड क्या होता है कि शब्दों के माध्यम से जो लर्निंग कराते हैं उन्हें ही हम शाब्दिक सहचर्य सीखना कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों को कविता कहानी याद करके शब्दावली सिखाना। तो कहने का मतलब फ्रेंड क्या होता है, जैसे इंग्लिश की यदि बात करें तो वर्ड पावर,
जो बच्चों को हम वर्ड मीनिंग याद कराते हैं वह आपके शाब्दिक साक्षर सीखना के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार हम बच्चों को कविताएं याद कराते हैं, इंग्लिश की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे संस्कृत की हो, यह भी आपके शाब्दिक साक्षर में आ जाएगा। कहानी याद करवा देते हैं, जैसे क्या होता है कोई बड़ी कहानी दी उसको अपने शब्दों में बताकर उनको याद करा देते हैं तो मोटी मोटी चीज़ें वो सीख जाते हैं, तो यह भी आपके शब्द साक्षर विधि के अंतर्गत आ जाएगा। तो और इसी प्रकार क्या होता है उनको हम विभिन्न प्रकार की बातें शाब्दिक माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं, जिसको सीख कर जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। अगला फ्रेंड विभेदीकरण द्वारा सीखना। विभेदीकरण द्वारा सीखना, इसमें क्या होता है कि जब बच्चा श्रृंखला में सीख जाता है तथा शब्दों की इसको जानकारी हो जाती है तो वस्तुओं में भेद करना भी सीख जाता है, अर्थात इसमें व्यक्ति भिन्न भिन्न उद्दीपकों के प्रति भिन्न भिन्न अनुकूलीकरण करना सीख जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड कि जब यह 5वें स्तर का आपका जब ये सीखना प्रोसेस प्रारंभ करते हैं तो इसमें क्या होता है बालक में लगभग मेच्योरिटी आ जाती है, वह शब्दों के माध्यम से भी सीखना सीख जाता है और श्रृंखला के माध्यम से भी सीखना सीख जाता है। जब इस प्रकार का अधिगम और प्राप्त कर लेता है, इतना ज्ञान उसके अंदर हो जाता है तो हम क्या करते हैं यह पता लगाते हैं कि वह वस्तुओं में भेद कर पाता है या नहीं कर पाता है। तब इसके लिए हम क्या करते हैं विभेदीकरण सीखने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करते हैं। इस पश्चात हम उसके सामने दो वस्तुओं के बीच भेद करने के लिए पूछते हैं। यदि वह बता लेता है तो हमें लगता है कि इतना अधिगम उसका सार्थक है, इसके बारे में वो चीज़ें सीख सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो आपके वस्तुएं होती हैं उनके बीच में वो अंतर करना सीख जाता है इस अवस्था में आते आते, मतलब इस स्थिति में आते आते। साथ ही साथ वह यह बता लेता है कि किस वस्तु का प्रयोग कहाँ है और किस वस्तु का प्रयोग कहाँ है, कौन से किसके लिए आवश्यक है, कौन किसके लिए आवश्यक है, ये सारी मतलब विभेद की जो बातें हैं वह सारी बातें वह सीख लेता है। जैसे एग्जाम्पल में है क्या वह आकृतियों में अंतर करना सीख जाता है। जैसे त्रिभुज के क्या गुण होते हैं, चतुर्भुज के क्या गुण होते हैं, पंचभुज के क्या गुण होते हैं, वृत्त का क्या गुण होता है, गोला का क्या गुण होता है, शंकु का क्या गुण होता है, वह सभी गुणों को बारे में जानने लगता है, समझने लगता है, फिगर को पहचानने लगता है, अंतर करने लगता है। इतनी समझ उसके अंतर्गत आती है, इसीलिए हम कहते हैं कि विभेदीकरण सीखने की प्रक्रिया। अगला है संप्रत्यय सिखाना। जी हाँ फ्रेंड, अगला है जो आपका संप्रत्यय सिखाना। कई वस्तुओं के समान गुणों के आधार पर कोई भी शेष अर्थ सीखना संप्रत्यय सिखाना कहलाता है। कहने का मतलब फ्रेंड कि सामान मतलब क्या है, किसी वस्तु के सामान गुणों का सहारा लेकर हम किसी विशेष बातें यदि बच्चों को सिखाते हैं तो यह हमारा संप्रत्यय सिखाना कहलाता है। जैसे क्या है कि माँ ने कहा शेर तेज आवाज़ करता है तथा जंगल में रहता है और बहुत खुखार होता है, तो वैसा बालक के मस्तिष्क में उसकी संरचना बन जाती है। कहने का मतलब फ्रेंड क्या है, माँ ने एक आधार दिया शेर के बारे में, हमको एक ओवरव्यू दिया, लेकिन हमारे मस्तिष्क में उसकी संरचना बन जाती है कि हाँ शेर ऐसा खुखार है तो ऐसा दिखता होगा, चिल्लाता है तो इस प्रकार की आवाज़ करता होगा, और जंगल में रहता है तो इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर होता है। ऐसी छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं। इसे कहते हैं किसी भी समस्या का संप्रत्यय बनाना, किसी भी विषय वस्तु को लेकर संप्रत्यय बनाना। यह फ्रेंड यह है आपका संप्रत्यय बनाना सीखना। अगला फ्रेंड नियम सीखना। जी हाँ फ्रेंड, नियम सीखना ये भाई बिल्कुल सरल है। किसी भी अधिगम तो सीखने के लिए जो उसका नियम है उसकी जानकारी करना, तत्पश्चात अधिगम प्राप्त करना, इसे भी कहते हैं नियम सीखना। कहने का मतलब फ्रेंड इस तरह के सीखने में व्यक्ति के ज्ञान का भंडार विकसित होता है तथा वह नियमों को भी सीख लेता है। जैसे क्या है, गणित विषय वस्तु के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको बिना नियम की जानकारी के आप गणित को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर के भी विषय वस्तु के लिए यह विधि प्रयुक्त मानी जाती है। व्याकरण के लिए भी नियम होते हैं, गणित, विज्ञान, इन सभी विधियों के लिए नियम के द्वारा सिखाया जा सकता है। अगला है समस्या समाधान द्वारा सीखना। जब हम बालक को नियम मतलब समझा देते हैं और नियम को समझने लगता है तो उस समय उसमें समस्या समाधान का गुण भी विकसित हो जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड कि जब इतने स्तर से बालक गुजर जाता है, संकेत अधिगम करने लगता है, शाब्दिक अधिगम करने लगता है, संप्रत्यय द्वारा सीखने लगता है और नियम सीखना जाता है, मतलब इतनी संप्रत्यय इतनी कड़ी से वो आगे बढ़ जाता है, तब बालक में समस्या समाधान का गुण विकसित हो जाता है। और यह गहने के सर्वोत्तम गुणों के अंतर्गत गिना जाता है। यह गहने के जो प्रकार हैं, सीखने के जो 8 प्रकार हैं, उसके सर्वोत्तम प्रकार में गिना जाता है। सबसे न्यूनतम प्रकार होता है संकेत अधिगम और सर्वोत्तम प्रकार होता है समस्या समाधान अधिगम। अब वह किसी परिस्थिति में समस्या समाधान करने के योग्य की कुशलता उसके अंदर आ जाती है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है रॉबर्ट गहने के सिद्धांत के बारे में, जिसको अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत आप कहते हैं। साथ ही साथ उनके पुस्तक के बारे में हम लोग जाना, द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसको उन्होंने सन 1965 में प्रकाशित किया था। साथ ही साथ उन्होंने सीखने के 8 प्रकार बताए थे, उस 8 प्रकार को भी हमने डिस्कस किया था। एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि 8 प्रकार से आपके क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं।
ए संकेत अधिगम है, बी है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, सी है श्रृंखला अधिगम और डी है आपका शाब्दिक अधिगम, ई है आपका बहुभेद अधिगम और एफ है आपका प्रत्यय अधिगम और ई जी है आपका अधिगम समस्या और डी है समस्या। जिसमें क्या है, संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर का अधिगम होता है और समाधान अधिगम सबसे उच्च स्तर का अधिगम होता है। यह क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है कि रॉबर्ट गहने के सबसे निम्न स्तर का अधिगम क्या होता है, तो संकेत अधिगम। सबसे उच्च स्तर का अधिगम क्या होता है, तो समाधान अधिगम होता है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।